बच्चों ये है हमारा लेक्चर 221 और हम कर रहे थे आपके साइंस में चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, मैं साइंस की ओल्ड एडिशन यूज़ कर रही थी। दिस टाइम आई एम यूजिंग द फ्रेश एडिशन। आई हैव टेकन द प्रिंट ऑनलाइन। We will be doing today from the latest edition, ठीक है। I will be speaking the correct पेज नंबर्स। हम हैं पेज नंबर 260 पे, लेक्चर है हमारा 221। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो देखो, हम एक एनवायरमेंट का इंटीग्रल पार्ट हैं। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो हमें अफेक्ट करते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं हमारे इर्द गिर्द। तो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी देखा है कि हमारी एक्टिविटीज़ किस तरह से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे इन्वायरमेंट की दो प्रॉब्लम्स डिटेल में। क्या है दो प्रॉब्लम्स? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट की। पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सेकेंड है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। दीज आर द टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। जो पहली प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट की, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पहले उसकी तरफ देखते हैं। ओजोन लेयर एंड हाउ इज इट गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन का आपको पता है फॉर्मूला है O3 एंड ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, while O2 which we normally refer to is essential for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison. ये जो ओजोन और ऑक्सीजन के बीच का कंपैरिजन है ये 1 मार्क में आता है कई बारी। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। Ozone O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, while O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison, ठीक है। However, at the higher levels of atmosphere, ozone performs an essential function. देखो, ओजोन वैसे तो डेडली पॉइजन है, जिसका O3 मॉलिकुलर फॉर्मूला, इट इज अ डेडली पॉइजन। पर जब आप हायर लेवल, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे जाते हैं, ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन। जो ओजोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। क्या करता है ये अर्थ को शील्ड करता है। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से उसे शील्ड करता है। This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. ये जो रेडिएशन होती है, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है सन की, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि ये से स्किन कैंसर तक हो सकता है इंसानों में। ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। ओजोन जो है, मतलब जितनी ऊंचाई पे जाता है तो वो क्या करता है, वो एट हाई लेवल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है ओजोन, वो क्या होता है, जो यूवी रेडिएशन है वो ऑक्सीजन पे एक्ट करने लग जाती है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम molecular oxygen O2 into free oxygen O atoms. These atoms then combine with molecular oxygen to form ozone. क्या होता है, जितना ऊपर जाते हैं, जितना ऊंचा जाते हैं, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती हैं और फ्री ऑक्सीजन कर देती हैं, ठीक है। ये जो एटम्स हैं वो किसके साथ कंबाइन होते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनता है? ओजोन बनता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के साथ ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है ये कंबाइन हो जाता है और ओजोन बन जाता है, ठीक है। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. अच्छा, ये सब में आपको ये लिखना भी ज़रूरी है कि भाई क्या होता है। तो जो यूवी रेडिएशंस हैं,
ये जो यूवी रेडिएशंस हैं जो सन से एमिट होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट करती हैं और फ्री ऑक्सीजन में हो जाता है वो, और फिर ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये कंबाइन हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और बनाता है ओजोन, और यही ओजोन प्रोटेक्ट करता है हमारे जो यूवी रेडिएशन से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. So ozone गिरने लगा था 1980s में. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants and in fire extinguishers. कारण ये माना गया कि क्यों ओजोन कम होता जा रहा है, ऐसा माना गया कि भाई जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, इनकी वजह से ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो 1987 में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था UNEP, ठीक है, सो 1987 में UNEP था, सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। सो UNEP जो था उसको सक्सेस मिला, उसने CFC प्रोडक्शन को फ्रीज करा दिया, मतलब बंद करा दिया 1986 में। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा था, जब पता लगाया गया तो पता लगा कि भाई सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से हो रहा है। सो सिंथेटिक केमिकल्स कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रेफ्रिजरेशंस में और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होते हैं। सो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस संस्था ने 1987 में एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसमें कहा गया कि भाई CFC अब नहीं बनेगा, फ्रीज कर दिया, मतलब अब आप CFC नहीं उत्पाद कर सकते हो, आप अब रेफ्रिजरेटर्स में इसको नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से UNEP ने इसको बैन करवाया। सो इसी तरह से और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में इम्पॉर्टेंट जो हमारे गैसेस हैं उसे डिप्लीट कर रहे हैं। सो ओजोन लेयर को तो कौन डिप्लीट कर रहा था, CFC, सो उसको UNEP ने फ्रीज करवा दिया 1987 में। इसके बाद हम देखते हैं 15.2.2 मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ओजोन की थी, तो हमने पढ़ा कि भाई ओजोन की प्रॉब्लम क्या है, ओजोन होता क्या है और क्या किस तरह से ओजोन की वजह से जो हार्मफुल हमारा जो यूवी रेडिएशन है कैसे वो हम तक नहीं पहुंचता, कैसे ओजोन में प्रॉब्लम आई थी, ये सब हमने पढ़ा। सो अब हम दूसरा जो एनवायरनमेंट के लिए दूसरा खतरा है दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, दूसरा गार्बेज है। सो इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। ठीक है, हमारी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं हम बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल जनरेट करते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। सो ये वेस्ट मटेरियल्स क्या हैं, और हम जब उसे फेंक देते हैं तो क्या होता है। एक एक्टिविटी करेंगे जिससे पता लगे। ठीक है, कोई कुछ वेस्ट मटेरियल लो अपने घरों में, तो कुछ भी वेस्ट हो सकता है, जैसे किचन का वेस्ट हो सकता है या चाय पत्ती या बहुत कुछ और भी ऐसा। तो इसको आप बंद करो, एक जगह पे बंद कर दो, फिर कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद देखोगे तो कुछ गल गए होंगे, कुछ नहीं गले होंगे। ठीक है, ये था पेज 261। बच्चों फिर 262 पेज पे आते हैं। ये जो 262 पेज है तो मैं ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर में, क्योंकि मैं ओल्ड एडिशन में से पढ़ा रही थी। तो ये पेज पूरा 262 वाला पिछले लेक्चर में आ चुका है। ये 262 का हम लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड द हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। आप कोई भी टाउन या सिटी विजिट करो तो वहाँ आपको गार्बेज के ढेर मिलेंगे। तो आप किसी भी टूरिस्ट वाली जगह पे भी जाओ तो हम श्योर हैं कि आप वहाँ पे आपको जो गंदगी मिलेगी कहीं पे भी। तो आप अगली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ये कितनी प्रॉब्लम है कि गार्बेज से आखिर डील कैसे किया जाए, जो गार्बेज जनरेट होता है उससे डील कैसे किया जाए। तो
तो अब हम इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा डीपली समझेंगे। पेज 263 पे आते हैं। सो 263 पे एक्टिविटी 15.7 है। वहाँ पे है कि भाई आप फाइंड आउट करो कि भाई जो वेस्ट है, जो घरों में वेस्ट होता है, वो उसका क्या होता है। क्या कोई सिस्टम है कि भाई जहाँ पे ये वेस्ट कलेक्ट किया जा सके। आप ये पता लगाओ कि कैसे कोई लोकल बॉडी मतलब पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस वेस्ट के साथ कैसे निपटती है। जो हमारे भाई जो हमारे ऊपर जो भी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है वो इस वेस्ट का निकाल कैसे लाते हैं। कोई मैकेनिज्म है इनको ट्रीट करने के लिए, भाई बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को ट्रीट करने के लिए, सेपरेटली ट्रीट करने के लिए कोई मैकेनिज्म है। कैलकुलेट करो कि एक दिन में एक घर में कितना वेस्ट जनरेट होता है और इसमें से कितना वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। कैलकुलेट करो कि कितना आपके क्लासरूम में एक दिन में वेस्ट जनरेट होता है और कितना उसमें से वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। फिर वेज भी सजेस्ट करो कि आप इससे कैसे डील करोगे। एक्टिविटी 15.8 फाइंड आउट करो कि किस तरह से आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ का गटर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। क्या कोई मैकेनिज्म है ये इंश्योर करने के लिए जो लोकल वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूटेड नहीं है। फाइंड आउट हाउ लोकल इंडस्ट्रीज, किस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज आपकी लोकेलिटी को ट्रीट कर रही हैं। और सॉइल और वाटर आपको देखना है कि सॉइल वाटर पोल्यूट ना हो, क्या तरीके हैं। सो हमारी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आया है, जो लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया है, सो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जनरेशन होने लगा है। हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो भी बदल गए हैं। सो वो भी एक रोल प्ले करता है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, धो के रखते थे चीज़ें, पर आजकल हमें सब यूज एंड थ्रो चाहिए, डिस्पोजेबल चाहिए। जो पैकेजिंग होती थी वो भी चेंज हो गई है और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। सो चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्ट मच ऑफ वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अभी पैकेजिंग भी ऐसे हो गई है कि पहले बायोडिग्रेडेबल होता था, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड होता ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर एनवायरनमेंट। इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट पे। पेज 263 पे ही ये पैराग्राफ है थिंक इट ओवर का। इसमें क्या दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। सो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो तो आपके पेरेंट्स एक टाइम याद करेंगे जब ट्रेनों में टीज दी जाती थी, जो चाय होती थी ट्रेन्स में सर्व की जाती थी, वो चाय सर्व की जाती थी प्लास्टिक के ग्लासेस में। ठीक है, फिर वो प्लास्टिक के ग्लासेस वेंडर को वापस करने होते थे, चाय वाले को वापस देने होते थे। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वॉज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन्स ऑफ हाइजीनिक। सो जब ये यूज एंड थ्रो वाले कप्स का कॉन्सेप्ट आया, डिस्पोजेबल कप्स का कॉन्सेप्ट आया, तो सबको लगा ये बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। ऑब्वियसली भाई आप पी रहे हो, फेंक रहे हो, मतलब किसी को आपका जूठा पीने, जैसे अगर कांच के ग्लास यूज करो तो आपने एक ग्लास में पिया फिर उसको ऐसे ऐसे धो के दूसरे को दें तो वो एक गंदगी हुई। पर इसमें तो यूज एंड थ्रो हुआ, इसमें कोई चिंता ही नहीं कि आप किसी का जूठा पी रहे हो या कुछ। सो जो ये डिस्पोजेबल कप्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सो ऐसा लगा था कि भाई ये तो बहुत ही हाइजीन का एक अच्छा तरीका है, साफ सुथरे का अच्छा तरीका है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाई ये जो हम डिस्पोजेबल कप्स यूज़ कर रहे हैं रेलवे स्टेशंस पे, और वो भी रोज़ यूज़ कर रहे हैं, और रेलवेज भी बहुत सारी हैं, मतलब हमारे देश में इतनी सारी रेलवेज हैं। सो क्या उसका इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, तब हमने वो नहीं सोचा था। हमने ये सोचा था कि हाइजीन रहेगी, सफाई रहेगी, और ऑब्वियसली हल्के प्लास्टिक के कप्स हल्के होते हैं, वो उठाने में भी आसानी, जो वेंडर्स होते हैं उनको, कंपेयर टू कांच के कोई भी और स्टील के, कांच के कोई भी ग्लास लो, सो उसमें धोने का और फिर उसको कैरी करने का, फिर अगले से वापस लेने का, वो बहुत झंझट था। इसमें तो आप यूज एंड थ्रो में तो डिस्पोजेबल में फ्री हो जाते हैं, चाय दे के चाय वाले।
सो कुछ टाइम पहले कुल्हड़ यूज किए जाते थे, ठीक है। सो कुल्हड़ यूज होते थे, दैट इज डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले। तो कुल्हड़ भी डिस्पोजेबल कप्स ही होते हैं एक तरह के, पर वो मिट्टी के बने होते हैं। सो ये बोला गया था कि भाई आप प्लास्टिक कप की जगह कुल्हड़ यूज करो ट्रेन्स में, कुल्हड़ मिट्टी के कप होते हैं, सो आप वो यूज करो। बट अ लिटिल थॉट शोड दैट मेकिंग दिस कुल्हड़ ऑन अ लार्ज वुड रिजल्ट ऑन द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। अब एक और बात आई, अब देखो इन्वायरमेंट बचाना है हमें, जो प्लास्टिक के कप्स को बैन लगा के, तो उसके लिए सामने बात आई कि कुल्हड़ बनाए जाए, मिट्टी के कप बनाए जाए, क्योंकि मिट्टी तो अगर फेंको भी तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। पर फिर इसमें भी एक बात है, ये जो कुल्हड़ होते हैं, कुल्हड़ किससे बनते हैं, ये अच्छी वाली मिट्टी से बनते हैं, मतलब फर्टाइल सॉइल से बनते हैं। तो अगर आप कुल्हड़ बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अच्छी वाली मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो। सो नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। सो इसीलिए अब पेपर कप्स का ऑप्शन आया, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टिक कप का था, तो प्लास्टिक कप में बहुत ज़्यादा नुकसान था भाई, प्रॉब्लम थी। कुल्हड़ आया, फिर कुल्हड़ मिट्टी वाले थे, कुल्हड़ सही माने गए, पर कुल्हड़ में फिर भाई टॉप फर्टाइल सॉइल पे ऐसे लगा कि भाई मिट्टी का उपजाऊपना चला जाएगा। तो अब आजकल क्या यूज हो रहा है, डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज हो रहे हैं। सो नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स, प्लास्टिक से कुल्हड़, कुल्हड़ से पेपर कप। सो व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो ऑब्वियसली प्लास्टिक से तो एडवांटेज है ही पेपर का, प्लास्टिक भाई गलता नहीं है, पेपर गल जाता है, ठीक है। सो ये और भी है, कॉस्ट में भी होगा कुछ। सो इस तरह से ऑब्वियसली जो पेपर कप्स हैं वो बेटर हैं प्लास्टिक से। सबसे बड़ा रीज़न तो इन्वायरमेंट का ही है, ठीक है, प्लास्टिक एकदम गलेगा ही नहीं कभी, जबकि पेपर का ऐसा कुछ नहीं है। अभी पेज नंबर 264 पे आते हैं। 264 पेज पे एक्टिविटी 15.9 सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी to find out what hazardous materials have to be dealt with while disposing of electronic items. How would these materials affect the environment? आप इंटरनेट का या लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो फाइंड करने के लिए कि क्या हजार्डस मटीरियल्स मतलब हार्मफुल मटीरियल्स से सामना करना पड़ता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करते हो। सो कैसे ये मटेरियल्स अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, ये पता करो कि प्लास्टिक्स को क्या रिसाइकल कैसे कर सकते हैं और रिसाइकलिंग प्रोसेस का एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक एक्टिविटी थी। अब क्वेश्चंस हैं आपके दो। पहला है व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। दूसरा है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। तो पहले ओजोन और किस तरह से वो अफेक्ट कर रहा है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। सो ओजोन इज अ ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जॉइंट टुगेदर। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3, ठीक है। सो ओजोन के बारे में ये सारा लिख देंगे। फिर हाउ कैन इट अफेक्ट द इकोसिस्टम, इट कैन अफेक्ट एनी इकोसिस्टम इन फॉलोइंग वेज। किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है इकोसिस्टम को। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज इफ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अगर वो ऊपर एटमॉस्फेयर में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो वो हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाएगा। सो ओजोन डिसिपिटेट्स द एनर्जी ऑफ यूवी रेज बाय अंडरगोइंग डिसोसिएशन फॉलोड बाय रीएसोसिएशन। सो ओजोन क्या करता है, यूवी रेस की जो एनर्जी है उसको तोड़ देता है और फिर वो खुद डिसोसिएट हो जाता है, खुद ब्रेक हो जाता है और फिर वो वापस जुड़ जाता है, ठीक है। ये देखो 2O3 है, वो ब्रेक हो रहा है O2 और एनर्जी में। इन एटमॉस्फेयर इट इज हाईली टॉक्सिक एंड कॉज इंजरी टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आई इरिटेशन एंड इंटरनल हेमरेजेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पर अगर ओजोन को एटमॉस्फेयर में जाके अगर ग्रहण किया जाए, एटमॉस्फेयर में ओजोन किसी के शरीर में घुस जाए तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जहरीला है, इंजरी कर सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स मतलब नाक में जो वो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें, आई इरिटेशन कर सकता है, इंटरनल हेमरेज कर सकता है, ठीक है, एकदम हेमरेज कर सकता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। सो इस तरह से ओजोन एक प्रोटेक्टर है और वो ओजोन ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन में
बट अगर एटमॉस्फेयर में, सिर्फ एटमॉस्फेयर में देखो तो ओजोन हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। किस तरह से आप जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हो, दो मेथड दो। Firstly, the waste should be segregated as biodegradable or non-biodegradable and recyclable material. सबसे पहले जो वेस्ट है उसको सेपरेट करना चाहिए, जो वेस्ट है, जो गंदगी है उसे सेपरेट करो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल में। पहले मतलब जो गल सकता है, जो नहीं गल सकता है वो पता होना चाहिए, एंड रिसाइक्लेबल। ठीक है, सो ये ऐसे आपको पहले तो उसको सेपरेट करना है। दिस इनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल ट्रीटमेंट, और इसी के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा कचरे में, गार्बेज पे। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, सम ऑफ देम आर, सो बहुत सारे मेथड्स हैं भाई वेस्ट डिस्पोज करने के। सो उसमें से कुछ मेथड्स हैं, सिर्फ यहाँ तो दो ही मांगे हैं, सो दो ही लिख रहे हैं। पहला है रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग में इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। मटीरियल्स लाइक टिन, कैन्स, मेटेलिक आर्टिकल्स, रैक्स, पेपर, ग्लास, एक्सेट्रा आर रिसाइक्लेबल। सिंपली रिसाइकल कर दो, ओल्ड प्रोडक्ट में से कुछ नया बना लो और वापस रीयूज करो। ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसके बाद कंपोस्टिंग भी एक मेथड है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पीसेस एक्सेट्रा कैन बी ब्यूरिड इन अ पिट डग इनटू अ ग्राउंड, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज मैन्योर। कंपोस्टिंग क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, जो डोमेस्टिक कूड़ा है उसे क्या करा जाता है, उसे बरी किया जाता है पिट में, एक खड्डे में खोदा जाता है ग्राउंड के अंदर, फिर उन्हें कन्वर्ट किया जाता है कंपोस्ट में, मतलब फिर वो खाद बन जाता है और एक मतलब मैन्योर खाद की तरह यूज होता है। ठीक है, सो जो घर का कचरा है, जो घर का सारा होता है, उसे एक खड्डे में डाल दिया जाता है और वो एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। इसके अलावा चार और तरीके हैं, लैंडफिल है, फिर इंसिनरेशन है, फिर स्वेज ट्रीटमेंट है, और फिर बायोगैस प्रोडक्शन भी है। ठीक है, सो और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर हमको सिर्फ दो ही तरीके मांगे हैं, सो हम लिखेंगे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग। ठीक है, so this was all about today's lecture. Do each and everything very properly, write each and everything properly, and WhatsApp me. Read the chapter, we completed the entire chapter today. अभी important points बाकी हैं इस chapter की, we'll complete in the next lecture and we will do the back exercise in the next lecture. ठीक है, so just read the entire lecture and WhatsApp me. Thank you.